तो यहाँ पर पहला प्रश्न है और आज का मॉक पेपर नंबर हमारा 13वां है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ही टेलीग्राम पर इस चैनल को सर्च कीजिए, आपको जो है वहाँ पे टेलीग्राम का लोगो दिख जाएगा क्लास ORS का। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो ऑप्शन में है धर्म, धन, जन्म और पेशा। तो देखिए अगर बात करें पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार क्या था, तो वह पेशा था। क्या था? वह पेशा था। अगर बात करें यहीं पर उत्तर वैदिक काल में, किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में क्या था समाज का जो है विभाजन का मुख्य आधार? तो आपका देखिए ये आपका विभाजन जो आपका हुआ था वह आपके कर्म पर आधारित नहीं था, यह आपके जन्म पर आधारित था। किस पे? उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन मुख्य आधार था आपके जन्म पर आधारित था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का यहाँ इसमें आपको उल्लेख मिलता है। तो विकल्प देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर उत्तर वैदिक काल पूछा जाए तो पेशा हो जाएगा, और अगर आपको पूर्व वैदिक काल पूछा जाए तो आपका पेशा हो जाएगा, अगर उत्तर वैदिक काल पूछा जाए तो आपका जन्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश डैश में एक खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन है उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में और जोधपुर में। तो अगर देखिए दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा उज्जैन में। सवाई जय सिंह ने उज्जैन में एक खगोल वैधशाला स्थापित की थी। सवाई राजा जय सिंह ने उज्जैन के अलावा दिल्ली, मथुरा और बनारस और इसके साथ ही जयपुर में भी खगोलीय वैधशाला स्थापित की थी। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो है उज्जैन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1904, 1904 और 1804, 1805। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन सन 1905 में तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे? तो देखिए कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से बंगाल का जो है बांटा गया था बंगाल को, और जिसे दिल्ली सरकार 1911 में रद्द कर दिया गया था। किसे? दिल्ली दरबार द्वारा 1911 में इसे जो है रद्द कर दिया गया था। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो देखिए अब जायद की बात हो रही है तो ऑप्शन देखिए तरबूज की। किसकी? जैसे आपको जायद जैसे 2 महीने या 3 महीने का समय मिलता है, जैसे मई और जून के समय में, तो उस टाइम आप देखते हैं तो गर्मियों में आपका तरबूज का सीज़न चलता है, तो उस टाइम जो है आपके जायद की फसल में आपका तरबूज आता है। अगर यही बात करें, आप देखिए यहीं पर गेहूँ दे रखा है, गेहूँ आपकी रबी की फसल है और धान आपकी जो होती है वह खरीफ की फसल होती है। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द यानी आपका लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो देखिए कह रहा है चंबल और बनास है, माही है और आपका लूणी है। तो संस्कृत शब्द से लिया गया है, यह वह कौन सी नदी है, यानी जिसका अर्थ भी आपको दे रखा है कि नमक नदी है, वो नमकीन नदी है। तो अगर यह बात करें तो देखिए ये हो जाएगी कौन सी? तो ऑप्शन नंबर डी आपकी लूनी नदी। लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का नाम लूनी या आपकी लवणावरी यानी नमक की नदी भी इसे कहा जाता है, जिसे मरुगंगा सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का संस्कृत के लवणावरी यानी नमक के नदी से इसका नाम लिया गया है। अत्यधिक अगर लवणता के कारण इसे लवणावरी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है मीथेन। तो अगर बात करें 6 नंबर प्रश्न की, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल की ओजोन परत को अपघटित करती है।
यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस का प्रयोग आपके रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य बताना है। क्या बताना है कि देखिए आपातकालीन के प्रावधानों के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित सहमति के आधार पर लिया जा सकता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये गलत कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू हुआ है। तो ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन तो आपको करेक्ट ही होना है, क्योंकि एक ऑप्शन आपको सत्य है तो एक ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, विकल्प नंबर डी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में यह सही आपका नहीं है। तो अब देखिए अगर बात करें आपातकाल के उद्घोषणा केवल तभी जारी की जा सकती है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत या इसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा का खतरा हो। सशस्त्र विद्रोह को कोटि में न आने वाले आंतरिक गड़बड़ी के उद्घोषणा जारी करने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे कि 42वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आगे देखिए कह रहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1986 और 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978 और 12 जुलाई 1992। तो देखिए 8वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष ग्रामीण शाखा उपलब्ध कराने वाली संस्था है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन की नीतिगत मामलों में और भारत के ग्रामीण अंचल की आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिकतर प्रदान किए गए हैं, अधिकार इसे प्रदान किया गया है। अब देखिए कह रहा 9वां नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एम्पियर के बारे में सही क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम्पियर के बारे में सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा 1 एम्पियर 10 के घाते 3 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, या एक माइक्रो एम्पियर 10 के घाते 3 मिली एम्पियर के बराबर होता है, या सी कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर 10 के घाते 3 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, और डी कह रहा है 1 एम्पियर 10 के घाते 6 मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो देखिए 1 मिली एम्पियर जो होता है वह आपका 10 के घाते 3 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। अब यही बात करें 1 एम्पियर बराबर 10 के घाते 3 आपका माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाला घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है। देखिए रसायन है, रेसिन है, द्रव्य है और जेल है। तो इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग नाम दिया गया है। तो यह जो आपका हो जाएगा आपका द्रव हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तरल घर्षण यानी जब किसी द्रव की आसन्न परतें अलग अलग वेगों से जो है गति करती हैं तो इनके बीच घर्षण का जो है श्यानता कहते हैं। जब कोई ठोस वस्तु किसी तरल में गति करती है तो तरल से उत्पन्न घर्षण को श्यानता बल कहते हैं। द्रव के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम ड्रैग कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम 10 में करेक्ट कर देंगे। आगे कह रहा है 11 नंबर, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है। तो कह रहा है वस्तु कभी भी नहीं रुक सकती और वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है, वस्तु तुरंत रुक जाती है, या कह रहा है वस्तु उड़ने लगती है। तो यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है
और यदि वह बिल्कुल भी घर्षण ना हो, यदि उसमें बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो वस्तु कभी भी जो है रुक नहीं सकती। जड़त्व के नियम के कारण न्यूटन के गति का यह आपका प्रथम नियम है। ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का एसआई मात्रक क्या है। जी का एसआई मात्रक क्या है, तो यह आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में जब कोई वस्तु गति करती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव आपका होगा। तो कह रहा 1/4 हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या आधी हो जाएगी। तो कह रहा विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 13वें का ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, विकल्प हमारा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध यानी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका विभवांतर बटे आपका धारा हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे अगर बात करें, यदि विभवांतर को जो है स्थिर रखा जाए तब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन में आई हो जाएगा। क्या आई अपॉन में आई हो जाएगा। यही अगर प्रश्नानुसार देखें तो आपका 2r हो जाएगा, 2r अपॉन बराबर आई अपॉन आई हो जाएगा, जहाँ पर आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई अपॉन में 2r हो जाएगा। यह आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए विकल्प डी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो तरीकों से प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। किन दो तरीकों से जो है प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। तो कह रहा है कि क्रमिक और चारों ओर। तो कह रहा था क्या कि किन दो तरीकों से जो है प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए श्रेणी और समांतर के माध्यम से। किसके, तो प्रतिरोध को मुख्य दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। एक तो आपका श्रेणी संयोजन से। किसको, तो श्रेणी संयोजन से अगर बात करें तो देखिए आपका श्रेणी संयोजन से, जहां आपका R1 और आपका कुछ चलेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका देखिए इस तरह से आपका प्रतिरोध यानी R2 R3 यानी आपका ए से आपका बी तक आपका चलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी संयोजन हो जाएगा। अब अगर यहीं पर तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तुल्य प्रतिरोध की R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां आपका डैश डैश अनंत तक चलेगा। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका समांतर समायोजन। क्या हो जाएगा, दूसरा आपका समांतर संयोजन, जैसे आपका ए और बी, जैसे यहाँ पर आपका इस तरह से आपका प्रतिरोध चलेगा। और यहीं पर यहाँ पे आपका R1 और R2 और R3, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका समांतर समायोजन हो जाएगा। और यह आपका हो जाएगा आपका जो है श्रेणी समायोजन। यह दो तरीके से होता है। और आगे देखिए, आगे कह रहा निम्नलिखित में से, कह रहा निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो कह रहा तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति और माध्यम। तो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले डैश डैश तरंगे उत्पन्न करता है, जो कुछ जानवरों को आपका सचेत करती है। यानी कुछ देखिए भूकंप आने से पहले जो है कुछ जानवरों को जो है इसका जो है संकेत मिलता है। यानी उसका माध्यम क्या होता है। तो देखिए इको कह रहा है, अल्ट्रासाउंड, सामान्य ध्वनि और अपश्रव्य। तो ये हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, आपका अपश्रव्य हो जाएगा। कि अपश्रव्य तरंगे क्या हैं,
तो आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हमारे कान जो है सुन नहीं सकते हैं। अगर यही बात करें 20 हर्ट्ज से, अगर आपकी देखिए 20 हर्ट्ज से जो है नीचे की जो है ध्वनि जो है हमारे कान जो है सुन नहीं सकते हैं। बहुत बड़े आकार के स्रोत से यह उत्पन्न होती है। भूकंप मुख्य आपके आघात तरंगों से पहले आपके अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। अपश्रव्य तरंगे क्या हैं? एक तो आपका अपश्रव्य तरंगे आपने देख लिया। अपश्रव्य तरंगे क्या हैं? क्या तरंगे? तो श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे वह हैं जिसमें आपका 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे हमारे कान सुन सकते हैं। इनके बीच अगर ये जो देखिए तरंगे अगर होंगी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर ये तरंगे हैं तो हमारे कान सुन सकते हैं। अब यहीं पर होता है एक क्या? तो पराश्रव्य तरंगे होता है। क्या? एक आपका होता है पराश्रव्य तरंगे। अब पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि, यानी 20,000 हर्ट्ज के जो ऊपर की ध्वनि होती है, 20,000 से हर्ट्ज के ध्वनि की जो ध्वनि होती है वह कौन सुनता है? तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चमगादड़ हो गया, यह सब सुन सकते हैं। और एक आपका क्या होता है? तो प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है? प्रतिध्वनि, जिसे हम इको कहते हैं। एक आपकी प्रतिध्वनि होती है जिसे हम इको कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों को टकराकर वापस सुनाई देना। प्रतिध्वनि सुनने के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम आपकी 17 मीटर, कितना? 17 मीटर जो है, यानी आपका 16.6 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए। कान पर प्रतिध्वनि का अगर बात करें तो 1/10 जो है सेकंड तक रहता है। तो विकल्प देखिए हम अपश्रव्य तरंगे करेक्ट कर देंगे। अब देखिए 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? तो पिघलन, अगर पिघलेगा तब ऊर्ध्वपातन, जंग लगना और वाष्पन। तो नया पदार्थ कैसे बनता है? किस परिवर्तन के द्वारा जो है नया पदार्थ बनता है? तो ये जो आपका हो जाए जंग लगना। क्या हो जाएगा? देखिए जंग लगना जैसी प्रक्रियाओं में परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। किसी पदार्थ में वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने का निर्माण होता है। जंग लगने जैसे रासायनिक परिवर्तनों को आसानी से परावर्तित नहीं किया जा सकता है। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है। कह रहा है लवणता वातावरण से पानी को अवशोषित करती हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि प्रस्वेदन और प्रफुल्लता, आपका जल योजन और संयोजन। तो लवणता वातावरण से पानी को जो है अवशोषित करते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस गुण को जो कहा जाता है आपका प्रस्वेदन हो जाएगा। यानी जब लवणता वातावरण में पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। प्रस्वेदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। यह तब होता है जब बनने वाले घोल को वाष्प दाब हवा में जल वाष्प के आंशिक दबाव से कम होता है। और यह प्राकृतिक में हाइड्रोस्कोपिक, जैसे कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ वातावरण से नमी तब तक अवशोषित करता है जब तक कि अवशोषित पानी में यह घुल ना जाए और एक घोल ना बना लें। कह रहा क्षार है। क्षार क्या है? तो देखिए कह रहा है क्षार जो पानी में घुलनशील है, क्षार जो पानी में अघुलनशील है, एसिड जो पानी में अघुलनशील है और एसिड जो पानी में घुलनशील है। यानी क्षार क्या है? तो 19 का एक करेक्ट हो जाएगा कि क्षार जो है पानी में घुलनशील होते हैं, यानी आपके अकाली कहा जाता है। क्या? इन्हें एल्केली भी कहा जाता है। एल्केलाइन मेटल्स के क्षार क्षार जो होते हैं एक मूल आयनिक लवण होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि जो आपके क्षार कहलाते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यानी हाइड्रो ऑक्साइडों को क्षार एल्काइली कहते हैं। आगे देखिए घरों में जो है सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है। यह एक क्या होता है? कुचालक, चालक, आंशिक चालक और इनमें से कोई नहीं। यानी घरों में जो आपके सप्लाई किए जाने वाला आपका सामान्य जल होता है, ये क्या होता है? तो देखिए ये आपका होता है क्या? तो चालक होता है। अब देखिए क्योंकि सामान्य जल में आपका क्या होता है? जैसे आपका कैल्शियम हो गया और आपका मैग्नीशियम हो गया और आपका सोडियम हो गया, जैसे कुछ अशुद्धियाँ अन्य लवण होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो है सहायक होते हैं। और देखिए आगे
कह रहा कि अम्लीय विलयन में आपके फिनाइलफेथिलीन का रंग कैसे होता है। तो कह रहा रंगहीन, पीला, गुलाबी और नारंगी। तो अम्लीय विलयन में फिनाइलफेथिलीन का रंग कैसे होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा रंगहीन होता है। अब फिनाइलफेथिलीन एक कमज़ोर एसिड होता है। फिनाइलफेथिलीन मुख्य रूप से रंगहीन होता है। चूँकि यह एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए अम्लीय विलयन से आपके फिनाइलफेथिलीन रंगहीन होता है, जबकि आपका NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका तो देखिए ये अगर 21 की हमारा रंगहीन हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। और अन्य बात करें आपके चाक की, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जो है धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। कह रहा पेट्रोल का, पेट्रोलियम गैस का, केरोसिन का और डीजल का। तो ये देखिए आपका डीजल का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल की कार्य क्षमता और चालकता आपकी सुगम अगर उसे आसानी बनाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है। कह रहा कोयला और तेल, पीट और आपकी बिजली। तो 24 का देखिए अगर बात करें 24 का हमारी बिजली हो जाएगी। देखिए ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल की कार्य क्षमता और चालकता सुगम होती है। 1 मिनट 24 है ना, हाँ सॉरी 24 है। देखिए बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर रोक लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाना आवश्यक होता है, जिसमें आपका COP 21 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन समाप्त करने पर महत्वपूर्ण सम्मेलन 2015 में पेरिस में हुआ था। अब देखिए यही कह रहा 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय स्तनपायी नहीं है। तो कह रहा उदबिलाव, और आपका देखिए उदबिलाव ऑप्शन में दे रखा है, और आपका बालरस है, डाल्फिन है और स्कोलोओडेन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय स्तनपायी नहीं है, तो ऑप्शन देखिए डी हमारा हो जाएगा। डी हो जाएगा कौन सा, स्कोलियोडान हो जाएगा। स्कोलियोडान एक जलीय स्तनपायी नहीं होता है। स्कोलियोडान आपके कॉर्डेटा संघ का एक जीव होता है। इसे आमतौर पर डॉग फिश नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुत्ते जैसी गंध की दृढ़ता से विकसित भावना होती है। गंध का यह शक्ति उसे भोजन खोजने में मदद करती है। स्कोलियोडान व्यापक रूप से पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। 26 नंबर कह रहा है किस समूह में पादप काय आमतौर पर तने जैसी पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित होते हैं। कह रहा आपके टेरिडोफाइटा है, आवृत्ति बीजी है जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, अनावृत्ति जिसे जिम्नोस्पर्म है, आपके ब्रायोफाइटा है। तो किस समूह में पादप काय आमतौर पर तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित होते हैं। तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह में पादप काय आमतौर पर तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाओं में आपके विभेदित होते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है। इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते, जैसे आपका मोसेंस हो गया, हर्नवर्ट हो गया, लीवरवर्ट हो गया। यह संसार के भूभाग में पाए जाते हैं, परंतु यह मनुष्य के किसी भी विशेष उपयोग का नहीं होता है। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में आपका सक्रिय होते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होते हैं।
कह रहा प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, पाचन तंत्र और आपके अध्यावरणी तंत्र। तो 27 का ऑप्शन हमारा प्रतिरक्षी तंत्र हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होते हैं। फलस्वरूप मानव शरीर किसी रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। अब देखिए कह रहा कि प्रायः जो कि एंड्रोजन से प्रभावित नहीं है। कह रहा है देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अंडाशय से अंडों की निर्मुक्त होना, संक्रमणों का निर्माण, स्तनों का विकास और मासिक चक्र। तो कह रहा है कि प्रक्रिया जो कि एंड्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। तो 28 नंबर प्रश्न है। तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि देखिए एंड्रोजन जो है महिलाओं में पाए जाने वाला विशेष हार्मोन होता है जो कि मासिक धर्म यानी मंथली पीरियड और अंडाशय के निर्माण में सहायक होता है। इसका स्रोत आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा तांत्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है रीवा, उज्जैन, भोपाल और इंदौर। तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। तांत्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश के शहर भोपाल शहर में स्थित है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 2012 में। कब। तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी क्षमता कितनी है। तो इसमें आपका देखिए 20,000 लोग बैठ सकते हैं। कितने 20,000 लोग जो है एक साथ जो है आपके बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में। और देखिए कह रहा विश्व बैंक कब बनाया गया था। तो विश्व बैंक कह रहा 1942, 1943, 1944 और 1945। तो विश्व बैंक कब बनाया गया था। तो 30 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1944 में। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में जो है आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक के समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनी का ऐसा समूह है जो देशों के वित्त और वित्तीय सलाह से जो है देता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो अब देखिए सामान्य गणित का है। अब सामान्य गणित हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम जो है रीजनिंग देखते हैं। देखिए रीजनिंग का यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि प्रश्नवाचक को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करना है जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो देखिए यही पहला प्रश्न कह रहा कि डॉग का संबंध आपका पप्पी से दे रखा है। तो स्वान का संबंध पूछ रहा है। किसका। स्वान का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें पप्पी क्या होता है। पप्पी यहाँ दे रखा ना पप्पी। पप्पी जो होता है वह कुत्ते का बच्चा होता है। क्या होता है। कुत्ते का बच्चा होता है। उसी प्रकार हम विकल्प सी हो जाएगा आपका काइनेट हो जाएगा। अब यह स्वान का बच्चा होता है। अतः आपका देखिए अगर देखिए डॉग का बच्चा आपका पप्पी कहलाता है। स्वान यानी हंस का बच्चा आपका जो है आपका काइजेनेट कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को आपको बदलना है जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। अब ट्रिबल का आपका देखिए ट्रिबल का यहाँ तो आपको कुछ हेर फेर करके आपका फिर इससे पूछ रहा है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए आपका सीधा सीधा अगर बात करें देखिए आपका टी है और क्या है आर है और है ओ है। आपका टी है आर ओ है। उसके बाद क्या है तो आपका यू है। उसके बाद आपका बी है, एल है और ई है। तो अब देखिए सीधा सीधा क्या करना है। टी को ले आना है ओ की जगह। टी को लाना है ओ की जगह। आर को हमें ऐसे ही रहने देना है और ओ को हमें इस जगह ले आना है। तो देखिए ओ आर टी हमारा बन गया ना। ओ आर टी आपका यहाँ पे आ गया। अब यहीं पर देखिए आपका यू का बस क्या कर देना है। यू में एक जोड़ देना है आपका भी हो जाएगा। 21 पे आपका यू होता है, भी आपका 22 पे होता है। अब देखिए ई को हम इधर ले आ देंगे और एल आपका ऐसे के ऐसे स्थित रहेगा और बी को हम इस तरह से कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है यह आपका आ गया। अब देखिए उसी तरह हम काउंसिल को भी लगाएंगे। आपको क्या दे रखा है काउंसिल दे रखा है। आपको देखिए सी है, उसके बाद क्या है ओ है, उसके बाद क्या है यू है। यहाँ हो गया। अब फिर आपका एन है। एन को इधर रखिए। एन है फिर आपका क्या है एस है और ई है और क्या है एल है। अब मैं कलर थोड़ा बदल दूँ ताकि आपको समझ आए।
अब देखिए उसी तरह हम करेंगे। देखिए सी को लाएंगे यू की जगह, ओ को हम सेम ऐसे ही रखेंगे और यू को जो है हम इधर लाएंगे। तो आपका यू ओ सी हो गया ना, यू ओ सी। तो यू ओ सी। अब देखिए एन को एन में एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एन 14 पे होता है, एन के बाद हमारा ओ आ जाएगा। देखिए ओ आ जाएगा। अब देखिए एल को इधर लाएंगे और ई हमारा ऐसे ही रखेंगे ई को। और अब देखिए एस को हम इधर ला देंगे तो हमारा क्या बन गया, यू ओ सी ओ एल, आपका ओ एल ई एस हो जाएगा। अब यह विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, यू ओ सी ओ एल ई एस। तो देखिए यह विकल्प हमें मिल जाएगा, देखिए विकल्प नंबर सी में मिल जाएगा। विकल्प नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 54 नंबर कह रहा है कि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह से आपको दे रखा है और इसमें आपको पूछ क्या रहा है। देखिए मैं इधर एक बार देख लूँ फिर क्या पूछ रहा है। तो देखिए पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि आपको श्रृंखला में यह पता लगाना है कि आपका 2 है, 4 है और 8 एक साथ आए हैं। 8 मध्य में हो और 2 और 4 8 के दोनों ओर हों। यानी आपका देखिए इस तरह से होना चाहिए, जैसे आपका 8 आपका मध्य में हो और 2 और आपका 4 आपके जो है इस तरह से हो। तो 2 8 4 ये यहाँ पर कितनी बार आया है ये आपको चेक करना है। तो अब देखिए प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो ये वाला ये रहा ना, ये वाला है। 1 मिनट, श्रृंखला में कितना है, 54 नंबर है ना, 54। 1 मिनट। तो 2 8 और 4 यानी 2 और 8 और जो है 2 और 4 के बीच में आपका 8 होना चाहिए। तो आपका कितनी बार आया है, तो एक आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 8 4 यहाँ पर है। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, 4 4 8 और 2, एक तो यहाँ पे आपको मिल गया और एक आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो 3 आपको देखिए आपके 2 और 4 ऐसे हैं जो हैं 8, केवल 8 मध्य में है। 2 और 4 8 के दोनों अंतर हैं। तो अब देखिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कहाँ पे है। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर होगा थोड़ा सा। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे आपके 3 हैं। कितने हैं, तो ये वाले सिस्टम कितने हैं ऐसे, तो ऐसे आपके 3 हैं। विकल्प हम डी करेक्ट कर देंगे। अब देखिए कह रहा है अक्षरों की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको देखिए इस तरह से आपको दे रखा है। कह रहा है यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी स्वर हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से दाहिने से छोर से 8वां होगा। अब यहाँ से अगर स्वर हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, अगर यहाँ से स्वर हटा दिया जाए तो स्वर आपका देखिए, स्वर तो आपका एक देखिए अगर स्वर हटा दें तो आपका यूँ जैसे आपका हट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, यूँ आपका ओ भी हट जाएगा। और इस तरह से हटा दिया जाए तो देखिए अगर बाएं से अगर देखा जाए तो एम भी, अगर बाएं से देखा जाए तो देखिए आपका बाएं से अगर ऐसे मिलाया जाए तो देखिए मैं एक बार स्वर हटा के आपको बताता हूँ। जैसे आपका एक्स हो गया, एक्स बचेगा, उसके बाद आपका भी बचेगा, उसके बाद आपका एम बचेगा, एम के बाद आपका क्या बचेगा, आर बचेगा, एस बचेगा, फिर आपका टी बचेगा, एम बचेगा, फिर आपका डब्लू, फिर एन, एन के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका वी बचेगा, फिर डब्लू और डब्लू के बाद आपका पी हो जाएगा, पी के बाद आपका फिर एम हो जाएगा। यहाँ देखिए एम हो जाएगा, फिर आपका डब्लू हो जाएगा, यू आपका हटेगा तो भी आपका बचेगा, फिर आपका ए हटेगा तो डब्लू बचेगा और डब्लू के बाद एम और भी। अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से दाहिने से आपका छठवां छोर से 8वां होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्या, एम के बाद आपका क्या हो जाएगा, पी एम डब्लू भी सी। यहाँ पे आपका देखिए विकल्प में यहाँ पे सी भी है। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कुछ छूट गया है यहाँ पे। पी है, पी के बाद आपका एम बचेगा, पी के बाद एम बचेगा, फिर आपका क्या बचेगा, डब्लू भी, भी के बाद आपका क्या बचेगा, फिर आपका देखिए सी छूट गया था, सी बचेगा, फिर आपका डब्लू एम और एम के बाद आपका भी बचेगा। तो कह रहा कि आपका दाहिने छोर से 8वां कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका कौन सा होगा, पी होगा। पी जो आपका है वह ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है
तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ या तो प्लस देखने को मिलेगा या तो आपको माइनस देखने को मिलेगा। अब यहीं देखिए 525 में से 373 माइनस करते हैं तो हमें कितने का गैप मिलेगा। तो देखिए 575 में से 525 में से 373 माइनस जाएगा तो 100 आपका 52 आपका जो है माइनस होगा। अभी आप देखिए 373 से अगर 251 तक जाना है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 122। कितना, 122। 122 यहाँ पर हुआ। अब देखिए 251 से 159 तक जाना है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 192 हमें जो माइनस करना पड़ेगा। अब 159 से 97 तक जाना है तो हमें कितना माइनस करेगा, तो आपका 62 यानी 62। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए फिर अब यहाँ से देखिए, अब 152 से 122 का डिफरेंट हम देखते हैं तो कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमें 30 का डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ देखिएगा अब आपको 30 का डिफरेंट मिलेगा। कितने का, 30 का डिफरेंट मिलेगा। अब यहीं देखिए 62 में हम फिर 30 आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे 62 है। अब 62 अगर यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, देखिए -32 करना पड़ेगा। अब 97 में से -32 करते हैं तो देखते हैं कितना मिलता है। तो देखिए 7 में से 2 जाएगा 5 मिलेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 मिलेगा, 65 आएगा। अब 65 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या फिर आपको ज्ञात करना है। अब अगली संख्या फिर ज्ञात करना है। अब यहीं पर देखिए अगर हम क्या करें, आप देखिए 8100 है, 8100 में 2700 से भाग दें तो हम कितना भाग करना पड़ेगा, तो हमें 3 का भाग करना पड़ेगा। 3 का भाग करना पड़ेगा। फिर देखिए आपका 2700 दे रखा है। अब 2700 में अगर 450 से भाग देना पड़ेगा तो कितना, आपको भागा 6 करना पड़ेगा। तो 3 3 6, इस बार आपको हमें कितना भागा करना पड़ेगा। अब 450 में हमें जो है, अगर हम भाग जो है 9 करते हैं तो 5 9 45 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए 5 9 45, तो आपका 5 पहले आएगा तो देखिए विकल्प नंबर ए हमारा 50 आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में आपको क्या है सीरियल का इतना लिखा जाए, इतने को आपको कुटभद यहाँ का रखा है तो आपको डेटोल डेटोल का उसी भाषा में कुट भाषा में आपको जो है पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, एक बार मैं आपको बता दूं। तो देखिए पहले बार हमें प्लेस वैल्यू इस सभी की याद करनी है। तो एस है, एस के बाद क्या है आपका ई है, ई के बाद आपका क्या है आर है, आई है, ए है और एल है। अब इनकी प्लेस वैल्यू, चलिए हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू एस हमारा 19 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है और एल हमारा 12 पे होता है। अब इनको क्या लिखा जाता है, देखिए इनको ये लिखा गया है। तो इसी को इसी को हम नीचे जो है ऐड कर देंगे। देखिए आपका आई हो गया, आई के बाद आपका बी हो गया, बी हो गया, एच हो गया, आर हो गया और आपका जेड हो गया और ओ हो गया। अब इनकी भी प्लेस वैल्यू हम जो है लिख देते हैं। तो देखिए इनकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आई हमारा 9 पे होता है और बी हमारा 22 पे होता है, जी हमारा एच हमारा 8 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है और जेड हमारा 26 पे होता है और ओ दे रखा ओ हमारा 15 पे होता है। अब देखिए हुआ क्या है, अब देखिए इनकी जो है विपरीत क्रम कर दिया, यानी अपोजिट कर दिया है। अब विपरीत देखिए आपका, अब इनको जो है देखिए ई का क्या हो जाएगा, ई का हमारा भी हो जाएगा, ये आपका विपरीत होगा। क्या हो जाएगा, विपरीत कर दिया है। अब यहाँ देखिए आर आपका है ना, आर आपका आई आर यह इसका अपोजिट होता है और आपका एच और एस इसका अपोजिट होता है। बस अपोजिट कर देंगे। उसी प्रकार अगर इसका अपोजिट करते हैं ना, इसका अपोजिट करेंगे तो देखिए इसका अपोजिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 4 अक्षर दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक आपका असंगत है। उसी असंगत अक्षर को आपको चयन करना है। तो मंडे है, सैटरडे है, थर्सडे है और ट्यूसडे है। तो इसमें आपको क्या जो है असंगत दिखाई दे रहा है, तो मंडे, सैटरडे और थर्सडे और ट्यूसडे। तो देखिए साप्ताहिक दिनों का क्रम देखें तो सबसे पहले आपका संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। तो सोमवार को छोड़कर विकल्प में सभी दिन को जो है क्रम
विषम अंक में आ रहे हैं। अगर हम देखिए यहीं पर अगर सोमवार को छोड़ दें, देखिए सोमवार को छोड़ दें तो देखिए आपका सैटरडे आ गया, सैटरडे के बाद आपका थर्सडे आ जा रहा है, फिर आपका ट्यूसडे आ रहा है। देखिए आपका इनका जो है आपका विषम दिनों की, लेकिन आपका यहाँ से आपका मंडे जो दे रखा है आपका साप्ताहिक दिनों का क्रम, अगर इनको छोड़ दें तो क्रम जो है विषम अंक में आ रहे हैं। तो सोमवार जो है यह सम अंक में आ रहा है, तो मंडे हमारा जो है असंगत हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा एक महिला की ओर जो है संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा उसकी माँ, किसकी, तो देखिए महिला की ओर इशारा कर रहा है एक आदमी। तो मान लीजिए देखिए यह आदमी हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, यह आदमी जो है वह महिला की ओर इशारा कर रहा है। आदमी जो है मान लीजिए यह महिला हो जाएगी, यानी फीमेल हो जाएगी, महिला की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है इसकी माँ, क्या, इस महिला की माँ जो है माँ के पिता की पत्नी, माँ के, देखिए माँ के पिता, यानी इसके जो है इसकी माँ के पिता के पत्नी, पत्नी जो है मेरी माँ है। यह कौन हो जाएगा, यह कह रहा है इसकी माँ है, इसकी माँ है। और कह रहा है उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा, तो वह आदमी उस महिला का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। यानी अब देखिए मामा तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम अंकल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंकल लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। कहाँ चल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी पश्चिम इधर चलेगा 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाहिना उसका देखिए ऊपर की साइड हो जाएगा। अब यहाँ चल रहा है 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह 4 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। अब 4 किलोमीटर यहाँ पर आरंभिक बिंदु की ओर वह चल रहा है। कह रहा है कि वह गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक अगर उसे आना हो, यहाँ से यहाँ तक, तो वह कितना बिंदु है तक। अब देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर, यानी आपका देखिए ये आपका सी हो गया, यह आपका ए हो गया, यानी प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, ये आपका बी हो गया। अब यहीं पर ए सी स्क्वायर बराबर कर देंगे ए बी स्क्वायर, और प्लस कर देंगे क्या, तो आपका बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब देखिए आपका ए सी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस आपका करेंगे 12 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर बराबर अगर दोनों को जोड़ते हैं आपका कितना, 144 और 125 को जोड़ते हैं, आपको कितना हो जाएगा, यह आपका जो हो जाएगा कितना, 169 हो जाएगा। अब देखिए ए सी से जब आपका स्क्वायर जब हो जाएगा, इसके अंडर रूट में 169 हो जाएगा। अब देखिए 169 किसका मान होता है, कि आपका 13 का होता है। किसका, 13 का होता है, ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर जो हो जाएगा। अब 13 किलोमीटर आ गया। अब देखिए 13 किलोमीटर तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ए सी माइनस कर देंगे सी डी। ए सी हमारा 13 आ गया और सी डी हमारा 4 है, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन देखिए सी विकल्प में है। क्योंकि वह 4 किलोमीटर आ गया था ना, तो बस उसी में से हम 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो 9 किलोमीटर हमें मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है निष्कर्ष में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 कथन आपको दे रखे हैं, और यहीं पे 1 और 2 कथन दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। और आगे देखिए ऊपर दे रखा होगा आपका, तो प्रतीत होते हो निर्णय कीजिए कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन कह रहा है कि आपकी कुछ कुर्सियां जो है बेडशीट हैं, कुछ कुर्सियां यानी कुछ चेयर आपकी क्या हैं, कुछ चेयर जो आपकी हैं वह क्या है, तो बेडशीट हैं। क्या है, तो आपकी बेड सीट है, ये आपकी बेड सीट हो गई। और कह रहा है देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर हूँ, तो कुर्सियाँ है ना, कुछ कुर्सियाँ देखिए, कुछ कुर्सियाँ, कुछ कुर्सियाँ क्या हैं, तो ये आपकी क्या है, तो बेड सीट है, बेड, ये बेड सीट है। और कह रहा है कि सभी खाटे कुर्सियाँ हैं। एक मिनट में थोड़ा सा एक बार थोड़ा दोबारा बनाओ। ये देखिए ये क्या हो जाएंगी, ये कुर्सियाँ हो जाएंगी, ये कुर्सियाँ हो जाएंगी। कुछ कुर्सियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, बेड सीट हो जाएंगी, बेड सीट हो गई।
अब देखिए कह रहा कि सभी खांटे कुर्सियाँ हैं। अब सभी खांटे जो हो जाएंगी, खांटे वह इसके अंदर हो जाएंगी। सभी खांटे जो आपकी कुर्सियाँ हो जाएंगी, सभी खांटे कुर्सियाँ हो गई और सभी तकिए बेडशीट हो गए। अब सभी तकिए इसके अंदर तकिए आ जाएंगे। तकिए, सभी तकिए क्या हो गई, तो बेडशीट हो गई। निष्कर्ष, अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं, कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं। तो देखिए तकिए यहाँ पर हैं और कुर्सियाँ आपकी यहाँ पर ये वाली है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको देखिए मिल रहा है। तो ये देखिए आपका पहला तो सत्य हो जाएगा। अब यहीं देखिए कह रहा है कि दूसरा, कुछ खाटे बेडशीट हैं। अब खाटे यहाँ पर हैं और बेडशीट कहाँ पर है, यहाँ पर हैं। तो खाटे और बेडशीट में आपको देखिए खाटे तो आपके अंदर है और बेडशीट आपका बाहर है, तो कोई आपका जो है इसके अंदर तो कोई नाता रिश्ता तो दिख नहीं रहा है, इस वजह से ये आपका असत्य हो जाएगा। अब असत्य हो गया तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है वह किस ऑप्शन में है। तो देखिए विकल्प नंबर डी में है। आगे देखिए 63 कह रहा है निम्नलिखित में से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए आपका 65 यहाँ दे रखा है, 181 और यहाँ पूछ रहे क्या आएगा, यानी इन्हीं संबंधों से हमें बनाना है तब देखिए आएगा। तो इस तरह से अगर देखिए आपका हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे यह 4 आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 6 5 11 और 4 आपका 15, यानी आपको 15 लास्ट में आ रहा है, यानी आपको 65 तो मिल ही जाएगा। अब देखिए पहला तो हमारा कन्फर्म हो गया, 65 आ गया। अब फिर देखिए दूसरा दूसरा पैटर्न देखिए आपका 6 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 8 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर जो है 81 हो जाएगा। अब आपका 1 5 5 6 11 का आपका लास्ट में 1 आएगा, यानी आपका 181 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। 181 यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पैटर्न, तो कह रहा है 2 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हम 7 का जो है वर्ग कर देंगे। तो देखिए 2 का 4 हो जाएगा, 8 का आपका 64 हो जाएगा और उसके बाद आपका 7 का आपका 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 117 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 117, जो कि विकल्प नंबर सी में है। 4 64 और 49 जोड़ लीजिएगा, 117 मिल जाएगा। अब दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के यहाँ पर जो है प्रस्थापित की जा सकती है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क ये वाला दे रखा है, इसकी जगह कौन सी आपकी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिए सिंगल तीर इस तरह से आया है, एक सिंगल तीर गया, फिर स्टार आ गया, फिर आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको तीर इस तरह से भी स्टार, फिर आपका त्रिभुज, फिर आपका एक आपका सर्कल आया है। तो यहाँ के लिए देखें तो विकल्प नंबर ए वाली आकृति आपकी आएगी। कौन सी, विकल्प नंबर ए आकृति आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा कि दी गई आकृतियों को सही दर्पण का छवि को चयन करना है जो दर्पण को आकृति को दाईं ओर रखा जाएगा। तो यह देखिए अगर दर्पण पे यह रखा गया है तो आपको कैसा दिखेगा। मैं इधर कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका दर्पण पे अगर रखा जाए इसे, यहाँ मान लीजिए आपका दर्पण है, एक मिनट, यहाँ मान लीजिए आपका दर्पण है, दर्पण पे यह रखा जाए तो सबसे पहले तो ये आपकी आकृति जो आपको जो देखिए ये तीर आपकी जो बनी है ना, ये तीर सबसे पहले आपको इस साइड से घूम जाएंगे, इस साइड से घूम जाएंगे। तो इस साइड से देखिए इसमें तो आपका घुमा नहीं है और इसमें भी देखिए इसमें भी आपका नहीं घुमा है, केवल आपका देखिए केवल देखिए इसमें तो घुमा है, लेकिन ये आपका जो तीर है ना, ये वाले तीर, ये जो नीचे की आ रहा है, ये भी आपका जो पीछे की साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए कह रहा है आप क्या, अब कितना नंबर है आपका, 66 नंबर प्रश्न है। कह रहा कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक तरह से तरीके से समान है और उस आकृति को समूह बनाती हैं, जो और एक ऐसी आकृति है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उसी का आपको चुनाव करना है। तो ऐसी कौन सी आकृति है अगर बात करें 66 में, तो यहाँ देखिए एक मिनट, एक स्टार स्टार स्टार, देखिए विकल्प नंबर अगर हम देखते हैं डी में, इसमें विकल्प नंबर ये वाला डी में देखिए, विकल्प नंबर वाला डी देखिए आपका। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे है, तो या देखिए स्टार, अगर अगर हम ये देखिए एरो और स्टार की जगह देखें
तो ये एक दूसरे के जो है ऊपर नीचे नहीं है, किसी ऑप्शन में ऊपर नीचे नहीं है, अलग अलग है। इस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो देखिए हमें जो है आपका भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए आपका 67 नंबर जो है 4 आकृतियों में से आपको उस आकृति का चयन करना है जो एक समान है और भिन्न आकृतियों को आपको चुनना है। तो ये देखिए आपको इनमें से आपको भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी। इनमें से अगर भिन्न आकृति देखें, एक दो, अगर भिन्न आकृति देखें, देखिए आपका दूसरे नंबर प्रश्न के देखिए दूसरे नंबर में 67 में, तो हम देखते हैं 67 में तो विकल्प नंबर आपका डी ऑप्शन देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो आपका बना हुआ है ना, ये इसमें से आपका नीचे की साइड है, इसमें भी इस साइड है, इसमें भी आपका ऊपर की साइड है, लेकिन ये आपको देखिए यहाँ पर आपका बीचों बीच दे रखा है, इस वजह से हम इसे जो है अलग कर देंगे। आगे देखिए कह रहा उस आकृति को चयन करना है जो दी गई आकृतियों में अंतर्निहित है और आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर इसमें आप देखें कौन सी आकृति में यह निहित है और इसे घुमाने की अनुमति नहीं है, देखिए ए है, बी है, और अब देखते हैं ऑप्शन डी भी आपको दिखेगा ऊपर की साइड। तो देखिए अगर हम देखें तो यही आकृति आपको उसमें मिलेगी, आप देख लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, तो ये वाली आकृति उसमें आपको निहित मिलेगी। आगे देखिए कह रहा है 69 में कितने वृत्त है इसमें हैं, कितने वृत्त हैं इसमें। तो अगर वृत्त हम काउंट करते हैं इसमें, तो देखिए एक तो आपका एक हो गया, दो हो गया, और तीन हो गया, चार हो गया, चार आपके वृत्त हो गए, और एक बड़ा वाला आपका पाँच हो गया। तो पाँच ही तो है इसमें, और कितने हैं, पाँच हैं तो पाँच लगा देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्द अव्यवस्थित क्रम में है, इनको आपको आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो क्रोड है, वायुमंडल है, ब्रह्मांड है, और सतह है, और आकाश गंगा है। तो इसमें देखिए अगर हम सही से अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले पे हमारा क्रोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे पहले पे हमारा क्रोड आ जाएगा। देखिए ऑप्शन तो हमारा चौथा गलत हो जाएगा। अब क्रोड आएगा, सबसे पहले हमारा क्रोड आ जाएगा एक नंबर पे। अब क्रोड क्रोड के बाद आपका उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद सतह आता है, जो कि देखिए यह भी हमारा गलत हो गया। तो क्रोड के बाद सतह आ गया, तो सतह के बाद हमारा क्या आता है, तो वायुमंडल आता है। अब वायुमंडल आता है, वायुमंडल के बाद क्या आता है, तो आकाश गंगा आता है। आकाश गंगा देखिए इसमें भी नहीं है, विकल्प हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है 4:20 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच आपको अंश का कोण बनेगा। तो देखिए इस करने के लिए अगर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू आपका मिनट और अपॉन में कर देंगे 2। तो अब देखिए आपका घंटा कितना है, 4 घंटे दे रखे हैं, और मिनट आपका 20 मिनट है। तो देखिए 60, एक मिनट, देखिए आपका 60 और 4 माइनस 11 गुणे आपका 20 हो जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 6 चौका 24 आपका 240 डिग्री इधर हो गया, माइनस करेंगे, और 11 20 आपका कितना हो जाएगा, 220 डिग्री इधर हो जाएगा, और बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आपको कितना, आपको देखिए 240 में से 220 जाएगा, तो आपका 20 डिग्री बचेगा, और आपका 2 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा, आपका 10 डिग्री आ जाएगा। देखिए 10 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है उस आकृति को चयन करना है जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे तीसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो यहाँ देखिए अब मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, देखिए अब आकृति यहाँ देखिए आपको कौन सा संबंधित रहता है। अब देखिए ये वाली आकृति, इस वाली आकृति, अब ये वाली आकृति अगर हम पलटते हैं, देखिए ये वाली आकृति हमें मिलेगी। जैसे हमने इसको पलटा, ए आकृति को पलटा, तो हमें बी आकृति मिली। अब सी आकृति को हम पलटते हैं तो हमें ये डी वाली आकृति मिलेगी। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये डी वाली आकृति हमें मिल जाएगी। अब कह रहा है निम्नलिखित में से 4 आकृतियों में से ए बी सी डी में से कौन सी आकृति अवयव को पूरा करती है। अब अवयव को पूरा करेगी, एक मिनट चलिए देखते हैं क्या है अवयव को, कौन सी आकृति जो है पूरा करती है। तो प्रश्न आकृति ये वाली है। अब यहाँ देखिए कौन सी आकृति जो है उसे पूरा करती है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूँ, देखिए यहाँ पे दे रखा है कौन सी आकृति पूरा कर रही है, थोड़ा और छोटा कर दूँ। अब देखिए ये वाली आकृति, अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक मार्क तो दे रखा है, अब इसे कौन सी आकृति पूरा करती है, तो इसे कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो 73 अगर बात करें, देखिए ये वाली आकृति क्या, ऑप्शन नंबर ए इसे पूरा कर देगा। देखिए अगर बात करें तो प्रत्येक प्रश्न में तीसरी आकृति में एक काला वृत्त शामिल है। काला वृत्त शामिल है कि नहीं, शामिल है, काला वृत्त शामिल है, और केवल 2 रेखाखंड
केवल दो रेखाखंड जो है पहली दूसरी आकृतियों को जो है समाप्त नहीं है। तो हम ऑप्शन ए जो है इसमें जो है ये वाली आकृति इसे पूरा कर सकती है, ये वाला हम लगा देंगे। आगे देखिए आप 74 नंबर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। कह रहा कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के रूप में प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब इसे शामिल करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्या करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन डी तो हमारा ये शामिल होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका सर्कल पूरा बनेगा। सर्कल बनने के बाद ये आपका देखिए ये वाला जो आपका बन रखा है ये वाला भी बनेगा, और साइड में आपको ये हुआ ये वाले भी बनेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। और देखिए कह रहा है यदि 27 मई 2007 को जो है रविवार है, तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर विषम दिन देखें तो संख्या में 7 से अगर हम भाग करते हैं तो शेष बचता है, उसी उसी को हम विषम दिन कहते हैं। अब वर्षों का विषम दिन देखें तो वर्षों का अंतर, तो देखिए 27 मई 2007 को अगर क्या है तो आपका जो है संडे है, क्या है तो संडे है। तो देखिए अगर 25 मई 2018 को कौन सा आपका सप्ताह का दिन होगा, तो देखिए पहले बार क्या करेंगे 2018 को 2000 देखिए आपको क्या दे रखा है 2018 से आपको 2007 को जो है माइनस कर देंगे, तो कितना आपका बच जाएगा 11 बच जाएगा। 11 बच जाएगा। 2007 से 2018 तक अधिकतम आपके वर्ष कितने हैं, तो अधिकतम वर्ष जो आपका बच जाएगा तो 3 बच जाएगा। उसके बाद अगर देखिए 11 और 3 आपका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 3 आपका 14 हो जाएगा। अब 14 को जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो विषम दिनों की संख्या हमारी 0 मिल जाएगी। अब विषम दिनों की संख्या आपको देखिए 27 और माइनस आपका 25 कितना दे रखा है, तो आपका 25 मई दे रखा है ना, तो इसमें आपको जो मिल जाएगा 2 दिन मिल जाएगा। यहाँ पर 25 मई दे रखा है 2 दिन मिल जाएगा। अब 2 में जो है हम 0 ऐड कर देंगे तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। अतः 25 मई से अगर 27 में से 25 मई ज्ञात करना हो तो विषम दिनों की संख्या घटा देंगे। अगर हम रविवार में से संडे में से -2 कर देंगे तो हमें शुक्रवार मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा। देखिए फ्राइडे हमारा विकल्प नंबर सी में है। अब चलिए हम मैथ सोल्व करते हैं। तो 1610 में आपको क्या करना है, 1610 में आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए आपका 1610 है, कितना है 1610 है। अगर इसका गुणनखंड करें तो 2 1 और आपका 5 1 7 और आपका 23 आ जाएगा। अब 1610 में गुणनखंडों की संख्या देखें तो आपका 1 + 1 और कितना हो जाएगा 1 + 1 1 और फिर आपका +1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका 1 + 1, उसके बाद आपका 1 + 1, फिर आपका हो जाएगा देखिए ये आपका 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, फिर आपका 2 इधर, फिर 2 इधर, यानी आपका देखिए 16 आ जाएगा। कितना गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हमें 16 जो है मिल जाएगा। अब यही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षाओं में सेक्शन ए में 66% जो है उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार जो है उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शन में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों सेक्शनों में जो है दोनों सेक्शनों में दोनों दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में अगर 8% देखिए दोनों में जो है 8% छात्र जो है आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने, तो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी आपका देखिए अब यहाँ पे कह रहा था आपको देखिए 26% इधर बना देंगे, 26% इधर बना देंगे और 41% इधर बना देंगे। तो आपका सही बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अब परीक्षा दोनों सेक्शन में अगर देखेंगे तो देखिए अगर मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, इसमें से अगर देखें 100 विद्यार्थियों में से देखें तो आपके देखिए इधर तो आपके 26 हो जाएंगे और +8 हो जाएंगे और प्लस कर देंगे 41 हो जाएंगे। कितने 41 हो जाएंगे। अब देखिए ये 100 हो गया, अब ये आपको 26 8 और ये आपको कितना हो जाएंगे 26 8 और 41 को जोड़ देंगे तो आपका 75 हो जाएगा। अब 75 में से 100 जाएगा तो आपका 25% हो जाएगा। कितना 25% हो जाएगा। उम्मीदवारों की कुल संख्या मान लेंगे x है। कितना उम्मीदवारों की कुल संख्या अगर x मान लेंगे तो x का क्या करेंगे, x का हम 25% निकालेंगे। x का 25% निकालेंगे तो देखिए x का 25% हम निकाल लेते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा 450 गुणे आपका 100 और अपॉन में कर देंगे क्या 25 कर देंगे, 25 कर देंगे। अब ये देखिए कितना हो जाएगा
इधर काट देंगे, 25 चौका 100 कर देते हैं, तो आपका 450 गुणे आपका 4 हो जाएगा, तो 45 चौका आपका 1800 आपका हो जाएगा। कितना? 1800। विकल्प नंबर बी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5 और 11 से विभाज्य हो सकती है। तो 7, 8 और 11 से आपका लेस है पर निकालने पर अगर बात करें, आपको कितना है? 7 है, 8 है, 5 है और क्या है? तो 11 है। अब इनका लेस है पर निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो एफ कितना? तो 3080, तो इनका LCM ही हो जा रहा है। अब अवशिष्ट संख्या देखते हैं, तो कितना है आपका अवशिष्ट संख्या? देखें अगर, तो अवशिष्ट संख्या आपका अगर विकल्प हम देखें तो ये देखिए, ये अगर ऑप्शन नंबर सी हम उठाते हैं, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 100 कितना? आपका 3080 हो गया ना। अब अवशिष्ट संख्या हम अगर देखते हैं 6160 देखते हैं, तो इसमें से अगर हम 6160 में से हम -8 कर देते हैं, -8 कर देते हैं, तो 6152 हमें मिल जाएगा। कितना? 6152 हमें मिल जाएगा, जो कि विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। आगे देखिए 34 नंबर कह रहा है कि मिश्रित आवर्ती दशमलव यानी दशमलव 3, 5, 8, 6, 6 पे आपका अंश को फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना है। अब फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए आपको कितना दे रखा है? दशमलव 3, 5 और कितना है? 8, 6 हमें रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, और जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब जो देखिए जिसके ऊपर छत नहीं है उसी को हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए आपका 2 आपका माइनस कर रहा है, तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे और 99 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए आपको 3586 से आपको ये हो जाएगा 3351 आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका 9900 नीचे आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? क्या मान आना चाहिए? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के मार्ग पर पूछ रहा है, तो देखिए आपका 13 गुणे 13 है। अब इसे क्या कर सकती हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूँ। 13 गुणे 13 है, अब इसे हम क्या कर सकती हैं? इसे हम कर सकती हैं 13 का स्क्वायर करके इसके ऊपर हम जो है 3 कर सकते हैं, 3 कर दें। अब फिर देखिए भागा लगा देंगे। अब 169 गुणे 13 है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? 169 जो होता है वो आपका 13 का वर्ग होता है, हम तो इसे 13 का वर्ग कर दें, और गुणे क्या कर दें? फिर हम 13 का जो है देखिए 13 का जो है हम क्यूब कर दें, फिर आपका गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब 28,561 है। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 13 पे 4 हम इसे कर सकते हैं, 13 पे 4 करके हम इसका स्क्वायर कर दें, और आपका 13 का 13 आपका प्रश्नवाचक मार्ग पे आ जाएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर और आपका इसे देखिए इसे जोड़ देंगे, 13 पे क्या कर देंगे? 13 पे आपका 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब भागा लगा देंगे, भागा लगाएंगे। अब आपका देखिए फिर आपका 13 है ना, इसे आप जो है ये आपका हो जाएगा 13 पे आपका क्या हो जाएगा? 13 पे आपका 9 हो जाएगा, 13 पे 9 हो जाएगा। अब गुणे हो जाएगा जो आपका 13 पे, फिर आपका 4 दूना इधर आपका 8 हो जाएगा। ये आपका देखिए एक मिनट, 13 आपका ये 13 पे आपका 9 हो जाएगा। अब ये देखिए इधर इधर हो जाएगा आपका 13 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब फिर देखिए आपका देखिए सभी आपका बेस समान है, क्या है? बेस आपका समान है, तो बेस ले लेंगे, और 6 माइनस 9 और प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा? तो 13 पे आपका 5 आ जाएगा, 13 पे 5 आएगा, तो 13 पे 5 आपका क्या आ जाएगा? 5 आपका आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर 13 का मान आपका 5 आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 90/7 का 29.6 और 13/6 का आपको इतना जो है मान निकालना है। अब देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 90 क्या है? 90 है, और गुणे 29 दशमलव कितना है? 6 है, और गुणे कर देते हैं, या एक मिनट देखिए ध्यान दोबारा करते हैं। देखिए 90 है और बटा कर देते हैं 37, 90/37 है, ये हो जाएगा ऑफ, ऑफ लगा देंगे, तो हो जाएगा 29.6, और बटे क्या हो जाएगा? तो 17 बटे आपका 60.1 हो जाएगा।
ये ऑफ लगाएंगे, ऑफ का कितना हो जाएगा 180.30 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम जो है चेंज करें तो आपका जो है 90 और गुड़े आपका 29.6 गुड़े 60 जो है 1 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 37 गुड़े 17 और गुड़े 180 और इंटू आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे अगर कटाई पिटाई करेंगे 1.14 हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। अब यहीं देखिए आपका एक प्रश्न और है 37 नंबर 2 4 24 46 15 35 और x का माध्य आपका 52 है। तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और 50 84 93 113 और x के माध्य का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका अंतर ज्ञात करना तो आपको कितना दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है 24 है और कितना है प्लस आपका 46 है, उसके बाद क्या है 15 है और प्लस का 35 है, 35 के बाद क्या है तो प्लस आपका x है। अभी देखिए कितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका माध्य कितना दे रखा है, माध्य 52 दे रखा है, माध्य 52 दे रखा है। अब इनको जोड़ देंगे संख्याओं को तो 120 प्लस ये x हो जाएंगे और ये आपका 5 से जब यह डिवाइड होगा तो 5 दूना 10 के 0 और 260 हो जाएगा, इधर 260 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 140 आ जाएगा। अब 140 आ गया। अब देखिए 140 आने के बाद कह रहा सबसे बड़ी संख्या आपकी 50 84 93 और 113 है। देखिए कितनी है सबसे बड़ी संख्या आपकी 50 है और आपकी 84 है, फिर आपकी कितनी है प्लस आपकी 93 है, उसके बाद कितनी है 113 है और कितनी है तो आपकी प्लस की x है और बटे यह भी आपकी कितनी संख्या हो जाएंगी 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 ये भी संख्या हो गई। अब देखिए अब 50 84 93 113 और आपका 140 आ गया है। अब इसी में 140 भी ले लेंगे तो अब देखिए 113 और x की जगह देखिए x की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 मिनट देखिए x है ना, x की जगह हम डायरेक्ट 140 रख देते हैं और डिवाइड में कर देते हैं आपका, डिवाइड में 5 कर देते हैं। अब ऊपर वालों को सभी को जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा और नीचे तो आपका 5 है ही है। अब 5 से भाग देंगे 5 9 45 यानी 96 आपका जो है आपका पहले 9 आ रहा है ना, 5 9 45 तो अब देखिए 45 यानी आपका 96 आ गया, 96 आ गया। अब 144 में से देखिए ये कितना है 140 है ना, 96 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 10 में से 4 आपके लास्ट में 4 आएगा तो देखिए विकल्प नंबर हम ए करेक्ट कर देंगे, 44 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है 2600, देखिए 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है, 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% लड़के, यदि 40% लड़की और 60% लड़के परीक्षा में आपके अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखिए मान लीजिए आपका 38 नंबर प्रश्न है। अब ये देखिए कॉलेज में कुल आपके टोटल छात्र आपके 26,000 हैं और लड़कों की संख्या निकालने के लिए देखिए बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बॉयज़ की तो 26,000, देखिए 26,000 आपके कितने हैं 45% आपके बॉयज़ हैं। अब बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म कर देंगे। अब 45 का 260 में गुणा होगा तो ये आपका 11,000 कितना 11,700 आ जाएगा, बॉयज़ आ जाएंगे, कितने बॉयज़ आ गए। अब देखिए लड़कियों की संख्या क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या इसी तरह से आपको ज्ञात करेंगे तो लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी तो गर्ल्स की संख्या 14,000 आपका 300 आपकी जो है गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। अब उत्तीर्ण लड़कों की संख्या देखेंगे तो आपके उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 11,700 आ गए। तो अब देखिए आप क्या करेंगे 100 में से आपका 60 जो है हमें माइनस करना है, 100 में से 60 माइनस करना है तो देखिए 11,700 और गुणे कर देंगे आपका 40%, 40% इसका निकाल लेंगे तो देखिए आप 40% निकालेंगे 11,700 का 40% निकालते हैं तो यहाँ पे हम 100 कर देंगे नीचे। अब 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। अब 40 से 117 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 4600 ये 80 हो जाएगा, 4680 आ गया। अब उत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे उत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालेंगे यानी 100 में से आपका माइनस का 40% निकालेंगे
तो आपका 14,300 का हम जो है 60% निकालेंगे। 60% निकालेंगे, 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देते हैं। 143 से 60 में माइनस करेंगे तो आपका 8500 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 8580 आ गया। अब देखिए, एक हमारा 4680 आया था और एक हमारा आया है 8580 आया है। अब इनको जो है जोड़ देते हैं। तो 0 8 8 16, 6 5 11 के 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 13,260 आ गया। 13,260, देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 2 बर्तनों को क्रमशः 2 अनुपात 1 और 2 2 अनुपात 1 और 3 अनुपात 1 के अनुपात में शराब और पानी मिलाया जाता है। तो अनुपात को ज्ञात करना है जिससे उन्हें मिलाया जाना है ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके, सभी जिसमें शराब और पानी का अनुपात जो है आपका 5:2 है। तो अब देखिए, पहले पात्र की बात करें, पहला पात्र क्या है तो आपका 2/3 हो जाएगा और सेकेंड आपका पात्र जो है वह आपका 3/4 है। तो अब देखिए, अब इसे आपका कितना दे रखा है, 5/7 हो जाएगा। 5/7 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो आपका 3/4 और आपका कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5/7 इधर हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर इधर आपका देखेंगे तो इसमें से इधर माइनस करेंगे 5/7 और माइनस 2/3। तो अब विशिष्ट अनुपात देखेंगे तो 7 चौका 28 आपका नीचे इधर आ जाएगा, यानी 1/28 और आपका 4 7 तिरिक 21 यानी 1/21 आपका इधर आ जाएगा। तो कितने का, 21 रेशो आपका 88, तो 28 आ गया। अब इसे काटेंगे, आपका यह 3 बार में कटेगा और इधर आपका 4 बार में कट जाएगा। 3 रेशो आपका 4 आ गया। विकल्प नंबर जो है हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है एक टंकी एक रिसाव से 16 घंटों में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिसमें 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और देखिए ध्यान से 40 नंबर है। कह रहा है एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटों में जो है टंकी को खाली कर देता है और एक नल उसमें खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी जो है उसमें भर जाता है। और क्या होता है आगे देखिए, पानी जो है भर जाता है। अब देखिए यहीं पर कह रहा है कि अब टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है तो टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी। टंकी की क्षमता अगर बात करें तो मान लेंगे टंकी की क्षमता एक्स हो जाएगी, यानी 1 घंटे में 1/x भरेगी। तो अगर 16 घंटे देखिए, अगर 1 आवर में यह कितना भरेगी, 1 अगर x भरेगी तो आपकी 1 घंटे में खाली भाग कितना हो जाएगा, 1 घंटे में आपकी खाली भाग जो हो जाएगा वह माइनस लगा देंगे 1/16 हो जाएगा। अब देखिए, तब हम देखेंगे क्या, अब माइनस नहीं होगा आपका, कितना हो जाएगा कि 1 घंटे में खाली भाग आपका कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा खाली भाग। अब दोनों नल खोलने पर 1 घंटे में अगर पानी कितना भरेगा, अगर दोनों नल हम खोल देते हैं, दोनों नल अगर हम खोल देते हैं तो 1/24 आपका हो जाएगा। अब यह आपको हो जाएगा 1/16 और माइनस 1/x और क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/24। 1/24, अब देखिए 1/16 और माइनस 1/24 और बराबर इधर ये एक्स को इधर ले आ देंगे, एक्स को इधर ले आ देंगे तो आपका 24 छक्का 16 और या फिर इधर आएगा 16 और 24 कैल्शियम लेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब बराबर में आपका 1/x आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 हो गया। अब पानी जो भरना है वह टंकी को 48 घंटे में भर सकती हैं। अब 1 मिनट में 12 लीटर भरेगा। अगर 1 मिनट में यह आपका 12 लीटर पानी भरता है तो 48 घंटे में कितना भरेगा, तो 48 घंटे में बात करने के लिए 1 मिनट में आपका 60 सेकंड में आपका 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका 12 लीटर भर रहा है। तो अब इसका 34,560 जो है इसे जो है मल्टीप्लाई कराने पर आएगा, जो कि 34,560। अब देखिए ऑप्शन देखिए, विकल्प नंबर हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि आपका 3,000 पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2,000 का 5% की दर से 9 वर्षों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज से 150 कम है तो n का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 3,000 रुपये आपको कितना मिल रहा है, 3,000 रुपये आपको 5% से, यानी एक वर्ष के लिए आपको मान लेंगे, 1 वर्ष के लिए और बटे कर देंगे 100। अब 2 जीरो से दी जो यहाँ काट देंगे तो 3 पचे आपका 15, आपको कितना हो जाएगा आपको, फिर देखिए आपके 2,000 पर 5% मिल रहा है, कितना 2,000 रुपये आपको जो है 5% मिल रहा है, यानी
कितना, तो आपका 150 कम हो जाता है। कितना, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही से इधर करूँ। 2000 पे आपको कितना, तो 5% यन आपका इधर 100 हो जाएगा। अब 150 इसमें से जो है कम हो जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 150 माइनस 100 एन पे आपका 150 कम हो जा रहा है, तो आपका हो जाएगा, देखिए 150 में से आप 100 ये आपका 300 हो जाएगा, इधर आपका 100 हो जाएगा, 100 एन हो जाएगा। अब देखिए आपका एन बराबर क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा। 100 से आपका 3 बार में कट जाएगा, तो 3 आपका विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहीं तक आज की क्लास रखेंगे। बाकी ये 43 नंबर आप 42 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके लिए जो है ये लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका कमेंट में आपको उत्तर देना है 42 नंबर में कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन, आप वहाँ से जो है अगर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।